नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है हमारा ये 1। इससे पहले हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और इसी तरह के जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे जो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। सभी प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, आपको सारे सब्जेक्ट के कराएंगे और आपको केवल जुड़े रहना है हमारे चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी मेडिएवल हिस्ट्री से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं वो टेस्ट के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए टॉप 50 क्वेश्चन की हम बात करेंगे और ये टेस्ट हो जाता है आपका मेडिएवल हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं नए। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। क्या हो जाता है पहला क्वेश्चन, भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। ये हो जाती है जो आपकी मध्यकालीन भारत इतिहास है। तो ये शुरू होता है आपका जो मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ था वहाँ से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, लगभग 600-700 ईस्वी से जो है शुरू हो जाता है आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास। उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन आपने देख लिया है, आपसे पूछा गया है प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। अफगान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायत था। तो पहला जो आपका कथन हो जाता है ये आपका हो जाता है यहाँ पर सही। ठीक है, ये सही हो जाता है क्योंकि मध्यकाल में जो 681 ईस्वी थी उस समय कई अरबी शक्तियों ने अफगानिस्तान को जीतने का प्रयत्न किया था और वे जो है असफल रहे थे। और इसके अंतर्गत जो लुटेरे और सफ़ीर के जो संस्थापक थे याकूब, इनका नाम था पूरा याकूब इब्न लायत, इन्होंने काबुल के हिंदू शासक क्षत्रिय थे वो तोरमान, उनको जो है पराजित कर दिया था 870 ईस्वी में। ठीक है, ये हिंदू शासन की अफगानिस्तान से जो है वहाँ पर जो है समाप्त कर दिया था हिंदू शासन को। तो ये बात की गई है आपकी अफगानिस्तान की। ठीक है, तो अफगानिस्तान पर जो आक्रमण हुआ था हिंदू शासन समाप्त करने वाला जो प्रथम तुर्की शासक था वो याकूब इब्न लायत हो जाता है। ये 870 ईस्वी में जो है ये सारी घटनाएं घटी हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। कथन 2 की बात करेंगे, अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। जो अरब लोग हैं वो पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। तो जो आपके अरब शासक हैं वो भारत पर शुरुआत में धन लूटने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, वो शासन करने नहीं आए थे, वो आए थे धन लूटने के उद्देश्य से। और उनके जो आक्रमण करते ही जो आपका पंजाब है वो कभी भी जो है विजित नहीं किया गया था, पंजाब को उन्होंने कभी भी नहीं जीता था। ठीक है, इस तरह से जो है आपका दूसरा भी जो है यहाँ पर ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरब लोग जो है पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उसको जो है कभी भी इन्होंने विजित नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका करेक्ट हो जाता है। महमूद गजनबी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की। जो महमूद गजनबी है, तो ये जो महमूद गजनबी है इसने जो है हिंदू स्थापत्य कला की कभी भी आलोचना नहीं की थी। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया है। आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो 1 और 2 केवल आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो महमूद गजनबी ने कभी भी जो है हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना नहीं की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2 नंबर। मोहम्मद बिन कासिम था। जो मोहम्मद बिन कासिम है वो कौन हो जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये एक अरबी शासक था। ठीक है, ये अरब से आया था और वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा था। जो इराक के राजा थे उस समय अल हज्जाज, उनका ये भतीजा हो जाता है आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और ये कब आया था, तो ये आ जाता है आपका 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जब इसने सिंध पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी, 712 ईस्वी की बात हो जाती है। और ये पहला मुस्लिम जो आक्रमण था जो हुआ था आपका 712 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद 731 से जो है अरबों ने सिंधु नदी के तट पर पहला जो नगर है वो महफूजा जो है वहाँ पर बसाया था। ठीक है,
इतनी भी आपको याद रखनी है। तो ये कौन हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका एक अरबी शासक हो जाता है आपका मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय हुई थी, अभी हमने आपको बताया ये 712 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, सिंध की विजय इसने की थी, पहला ये मुस्लिम आक्रमण था भारत पर, तो ये हो जाता है 712 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। 712 ईस्वी में पहला आक्रमण हो जाता है, मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हो जाता है और ये सिंध पर हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक जो है स्थापित किया था, उसका नाम क्या है, एक नगर स्थापित किया था। यहाँ जो है एक नगर है ये। ठीक है, टाइपिंग में जो है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो एक नगर स्थापित किया गया था जिसका नाम था, इसका नाम क्या था, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं। जो पहला नगर स्थापित किया था सिंधु नदी के तट पर अब अरबों के द्वारा, तो उसका नाम हो जाता है महफूजा। महफूजा उसका नाम हो जाता है। इसके अलावा फिर उन्होंने वहीं पर जो है एक दूसरा नगर बचाया था, उसका नाम था मंसूरा। ठीक है, तो पहला आपका मन हो जाता है महफूजा, दूसरा नगर हो जाता है आपका मंसूरा। दोनों आपको याद रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, स्टार्टिंग की बात है, तो यहाँ से जो है स्टार्ट होता है मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिमों को जो शासन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी माना जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा ए। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार, तो दरबारी इतिहासकार हो जाता है ये उतबी। ठीक है, ये महमूद गजनबी का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और महमूद गजनबी के जो दरबार में फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, ये जो है विद्वान थे, फिरदौसी थे, अलबरूनी थे, उतबी थे, ये सभी हो जाते हैं महमूद गजनबी के दरबार में। ठीक है, इस तरह से जो है आपको यहाँ पर उतबी जो है लगा देना है। ठीक है, अलबरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है। अलबरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों का प्रचलन का वर्णन किया है। तो अलबरूनी हो जाते हैं, ये अलबरूनी हैं जो महमूद गजनबी के दरबार में थे, ये भी आपको याद रखना है। दरबार में हो जाते हैं महमूद गजनबी के, और इन्होंने जो है दैनिक यज्ञ का जो है वर्णन किया है, व्रत का भी वर्णन किया है, दान का भी वर्णन किया है, और यहाँ पर जो है तीर्थ यात्रा का भी वर्णन किया गया है अलबरूनी की जो धार्मिक रीतियों के प्रचलन के बारे में। ठीक है, और ये किस पुस्तक में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है तहकीक हिंद में। एक पुस्तक है इनकी, तहकीक ए हिंद। ठीक है, इस पुस्तक में, ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है अलबरूनी के द्वारा, और इस पुस्तक में जो है इन्होंने भारतीय जितनी भी परंपराएं हैं, उसमें रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, जितने आपके उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है, और गांव में जो हमारे ज़्यादातर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनमें यज्ञ भी हो जाते हैं, पूजा पाठ हो जाती हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, व्रत हैं, इन सभी का जो वर्णन आपको मिल जाएगा तहकीक हिंद में देखने को। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, और सभी जो है करेक्ट हैं और सभी दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 और 4 सभी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। इन सभी का वर्णन मिल जाता है अलबरूनी की पुस्तक में। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, तहकीक हिंद इस पुस्तक का नाम हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। नहीं है पूछा गया आपसे, जो अलबरूनी के संबंध में सही नहीं दिया गया है, तो सही नहीं दिया गया है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ये गलत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये जो है करेक्ट जो हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात जो है सही नहीं दिखाई गई है। ये जो अलबरूनी था इसमें संस्कृत, यूनानी, इसका जो है अच्छा ज्ञान था, लेकिन वह जो है धर्मनिरपेक्ष कभी भी नहीं रहा है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, ये करेक्ट हो जाता है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी करेक्ट हो जाता है। और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी आपका करेक्ट यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था।
गजनी राजवंश का संस्थापक कौन हो जाता है? अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है और ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। आपके कितने इसमें से सही होते हैं वो आप हमें बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। आपको कितनी तैयारी हो गई है आपकी और आपको अब कितनी और तैयारी करनी है, इन क्वेश्चनों से जो है आपका पता चल जाएगा। फिलहाल बात की गई है क्वेश्चन नंबर 8 की। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी का हो जाता है ये अलप्तगीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। गजनी राजवंश का जो संस्थापक है वो अलप्तगीन हो जाता है, और इसमें जो गुलाम सुबुतगीन जो बाद में गजनी की गद्दी पर बैठा था, ठीक है, ये हो जाता है आपका अलप्तगीन। कथन और कारण से आपका क्वेश्चन दे दिया गया है, तो सबसे पहले आपको देख लेना है कथन और फिर उसका जो है कारण देख लेना है। तो कथन की बात करेंगे, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है, बच्चा बच्चा जानता है 17 बार आक्रमण किए हैं और 16 बार जो है विफल रहा है, ठीक है, तो 17 बार में जो है ये कामयाब रहा है। तो पहला जो कथन है ये आपका सही हो जाता है, और वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये गलत हो जाएगा। जो महमूद गजनबी है ये भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि ये केवल धन लूटने के उद्देश्य से भारत आया था और धन लूट कर ही जाना चाहता था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका दूसरे वाला, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, ए आपका सही है और आर आपका हो जाता है गलत, ठीक है। तो ए सही और आर जो है ये गलत यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महमूद गजनबी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पहला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? ये हो जाता है जब महमूद गजनबी के साथ इसका युद्ध हो जाता है और इसकी जो है अपमानजनक पराजय हो जाती है वहाँ पर, तो फिर इसने उस अपमान को सहने के बजाय जो है वहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। वो पंजाब का हिंदू राजा हो जाता है। कौन हो जाता है वो? अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जयपाल, ठीक है। ये जयपाल हो जाता है जो महमूद गजनबी के साथ युद्ध में पराजय हो जाती है और बाद में जो है इसके द्वारा हत्या कर ली जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सोमनाथ पर महमूद गजनबी यानी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है और पिछले 4 बार परीक्षाओं में जो है देखा गया है, ठीक है। 4 बार आपका यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर भीम, ठीक है। और गुजरात का जो शासक हो जाता है उस समय जब 16वां आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, महमूद गजनबी के द्वारा 16वां आक्रमण किया जाता है 1025 ईस्वी में। उस समय जो गुजरात का शासक था वो हो जाता है भीम प्रथम, ठीक है। और ये चालुक्य वंश से जो है संबंधित हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गजनबी शासकों के सैन्य संगठन के किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे गजनबी शासक के सैन्य संगठन में? क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है हमारा ग्रीक। जो गजनबी शासक हुआ था उसमें सैन्य संगठन जो था गजनी शासकों में, तो उसमें जो है आपके हो जाते हैं कौन कौन लोग शामिल हो जाते हैं? तो इसमें आपके अरब के लोग भी शामिल हो जाते हैं, ताजिक लोग भी शामिल हो जाते हैं और भारतीय भी शामिल थे, लेकिन ग्रीक लोग जो है इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में किसने सोमनाथ मंदिर की लूटपाट की थी? सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1027 ईस्वी में जो है ये लूटा गया था। तो ये लूटने वाले हो जाते हैं महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किया था और ये धन लूटना जो है केवल इसका वो था, साम्राज्य का जो है विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं रहा है। और इसने जो 1025 ईस्वी में लूटा था सोमनाथ मंदिर को,
ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 1025 ईस्वी में इसने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसको जो है लूट लिया था। उस समय आपसे पूछा जाएगा जब इन्होंने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर, उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो ये हम आपको बता चुके हैं, भीम जो है प्रथम हो जाते हैं उस समय के शासक। ठीक है, भीम प्रथम थे उस समय वहाँ पर शासक। 1025 ईस्वी की बात हो जाती है, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनबी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म का प्रचार करना, धन का संग्रह करना, साम्राज्य का विस्तार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछा गया है सुल्तान महमूद के भारत विजय का उद्देश्य, तो उद्देश्य हो जाता है केवल धन का संग्रह करना, इसका उद्देश्य हो जाता है। ये साम्राज्य का विस्तार करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था और अपने धर्म का प्रचार भी ये जो है नहीं करना चाहता था। ठीक है, केवल लूटना चाहता था भारत को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित शासकों में किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलमा तथा संस्कृत अनुवाद दिया था? और ये जो था ये था ए व्यक्त मेक मोहम्मद अवतर, ये दिया गया था जो सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलमा लिखवाया गया था। तो ये लिखवाया गया था महमूद गजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, महमूद गजनीपी के द्वारा जो है ये चांदी के सिक्के चलाए गए थे और इस चांदी के सिक्के पर उसने जो है कलमा खुदवाया था। ठीक है, और ये पृष्ठ भाग पर जो है उसने खुदवाया था, यानी फ्रंट पेज पर जो है खुदवाया गया था वहाँ पर ये कलमा, ए व्यक्त मेक मोहम्मद अवतन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लाहौर पर गजनबी वंश का अंतिम शासक कौन था? लाहौर में गजनबी वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है, तो अंतिम शासक हो जाता है खुसरो मलिक। ठीक है, लाहौर में गजनी वंश का जो अंतिम शासक है वो खुसरो मलिक हो जाता है और ये बात है आपकी 1186 ईस्वी की। ठीक है, और इसमें मोहम्मद गोरी ने जो है इसको अपदस्थ करके किले में कैद कर दिया था और कुछ समय बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो खुसरो मलिक जो है गजनबी वंश का अंतिम शासक माना जाता है 1186 ईस्वी में। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही कोट का जो है उत्तर चुनना है और सही आंसर आपको बताना है। तो पहला जो कथन दिया गया है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो तुर्की आक्रमण है वो सफल हो जाते हैं आपकी भारत पर। ठीक है, कारण की बात करेंगे, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगर राजनीतिक एकता होती तो भारत में जो है तुर्की जो आक्रमण थे वो सफल नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक, और कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। बिल्कुल, ये जो है आपका सही हो जाएगा ए कथन। अगर राजनीतिक एकता वहाँ पर होती तो आक्रमण जो है कभी भी सफल नहीं होते, वो आपस में जो है उनको हरा देते। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। जो उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय हुई थी वो एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो नगरीय क्रांति थी। यह किसका कथन है? किसका कथन हो जाता है ये आपको बताना है। तो ये कथन हो जाता है आपका एम हबीब का। अभी एम हबीब कौन है? तो बात है उस समय की जब 13वीं शताब्दी चल रही थी। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी और विजयों के साथ जो तुर्कों के रूप में एक नए शासक वर्ग का आगमन हुआ था। जब आगमन हो जाता 13वीं शताब्दी में, और ये जो 13वीं शताब्दी की बात हो जाती है, तो इन विजय का जो परिणाम था वो सत्ता परिवर्तन मात्र नहीं था। इनमें था जहाँ से ये आए थे वहाँ की जो विकसित सामाजिक व्यवस्था थी, और जहाँ पर ये आए थे यानी भारत में, वहाँ पर भी जो है सामाजिक जो विकसित सामाजिक व्यवस्था थी। इन दोनों के जो दोनों को मिलने से जो है एक वहाँ संघर्ष होता, एक वहाँ जो टकराव की स्थिति बनती, तो उसमें जो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होने लाजमी थे। ठीक है, तो व्यापक परिवर्तन होते जब आपकी तुर्कों का जो तुर्की सभ्यता मिल जाती और यहाँ पर जो है भारत की सभ्यता मिल जाती, तो इनके जो आर्थिक जो भी आपके कारण हो जाते, उससे जो फर्क पड़ा था, उससे जो वहाँ पर परिवर्तन हुए, उसको मोहम्मद हबीब ने जो है एक शहरी क्रांति की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से जो काम हुआ था, जो अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए, उसको कहा गया था शहरी क्रांति।
किसके द्वारा कहा गया, तो एम हबीब के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से किससे बनी थी? जो दिल्ली सल्तनत की कुलीनता है प्रमुख रूप से किससे बनी थी? तो ये बनी थी आपकी तुर्कियों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में पहला आक्रमण हुआ था। जो सुल्तान मोहम्मद गोरी था, भारत में पहला आक्रमण इसका कब हो जाता है? तो जो मोहम्मद गोरी हो जाता है, इसका जो पहला आक्रमण है वो हो जाता है हमारा यहाँ पर मुल्तान में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुल्तान में हो जाता है मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण, और ये बात है 1175 ईस्वी की। ठीक है, 1175 ईस्वी में हो जाता है मोहम्मद गोरी का आक्रमण, और इसके बाद 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किया था गुजरात पर आक्रमण, और उस समय जो है सोलंकी वंश का जो है वहाँ पर शासक था, और भीम द्वितीय जो है आ जाते हैं 1178 ईस्वी में। ठीक है, जब मोहम्मद गजनबी की बात की थी हमने, तो उस समय जो है ये चल रहा था आपका काल, उस समय जो है भीम प्रथम की बात हुई थी, जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनबी ने, वो 1025 की बात थी। ठीक है, और यहाँ भीम द्वितीय आ गए हैं, तो भीम द्वितीय हो जाते हैं 1178 ईस्वी में। भीम भीम प्रथम हो जाते हैं 1025 ईस्वी में, और भीम द्वितीय हो जाते हैं 1178 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ कौन हो जाते हैं? भीम जो है द्वितीय हो जाते हैं। ठीक है, और किस पर आक्रमण किया था? तो मुल्तान पर जो है आक्रमण किया जाता है आपका मोहम्मद गोरी के द्वारा। भीम द्वितीय के द्वारा जो है मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। मोहम्मद गोरी पहले पराजित हो जाता है, इसके बाद मोहम्मद गोरी की जो भारत में ये पहली पराजय हो जाती है। इसके बाद जो मोहम्मद गोरी ने युद्ध लड़े, तो मोहम्मद गोरी का जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तराइन का जो पहला युद्ध हो जाता है वो हो जाता है 1191 ईस्वी में, और ये हो जाता है पृथ्वीराज के बीच में। ठीक है, ये हो जाता है पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान जो है इसको जीत जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज जो है वो इसको जीत जाते हैं। इसके बाद होता है आपका जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, ये 1192 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा हो जाता है 1192 में। इसमें जो है पृथ्वीराज की हार हो जाती है। ठीक है, समझने वाली चीज़ें हैं, पृथ्वीराज की हार हो जाती है आपकी तराइन के दूसरे युद्ध में। इसके बाद मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण किया जाता है वो किया जाता है चंदावर पर। चंदावर जो है ये आक्रमण किया जाता है चंदावर पर, और चंदावर पर कब किया गया था? तो 1194 में किया जाता है चंदावर पर आक्रमण। और चंदावर के युद्ध में जो है जो जयचंद था, ये मोहम्मद गोरी से जो है पराजित हो जाता है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चंदावर के युद्ध में 1194 में हो जाता है, जैसे 94 और जैसे चंदावर, इस तरह से आप इसको मैच करके याद रख सकते हैं। याद करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको केवल आपके जो है क्वेश्चन में, अगर ये आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको जो है किस तरह से जल्दी से इसको याद करना है। तो 6 से चंदावर, 6 से 94। T1 यह आ जाता है आपका 1191 में, T2 आ जाता है आपका 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये 1 आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, तो T1 हो जाता है ये, और T2 हो जाता है आपका ये वाला। ठीक है, पहले T1 में जो है पृथ्वीराज ये जीत जाते हैं, दूसरा जो T2 हो जाता है उसमें पृथ्वीराज हार जाते हैं। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हो जाता है, उसमें जो है जो आपके जयचंद थे वो हार जाते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये बताना है जो चंदावर है ये आपका कहाँ पर स्थित हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, और उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो बिल्कुल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंदावर की स्थिति बतानी है कहाँ हो जाएगा। बताइए अगर स्टूडेंट जानते हैं चंदावर कहाँ पर है। तो चंदावर जो है वर्तमान में हो जाता है उत्तर प्रदेश के इटावा में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा में देखने को मिल जाएगा आपका चंदावर। ठीक है, यमुना नदी के तट पर है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? हमने अभी बताया आपको, सर्वप्रथम किसने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध में। 1191 में हो जाता है तराइन का पहला युद्ध, और ये पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी को परास्त कर देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है। भीम द्वितीय जो है ये उस समय नहीं, उस समय जो उससे पहले आए थे आपके भीम द्वितीय।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से परिचित था? कौन सा शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से परिचित था? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से परिचित हो जाता है आपका पृथ्वीराज तृतीय। तृतीय की बात हो रही है, यहाँ आपको याद रखना तृतीय हो जाते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो है ये तृतीय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वो कौन सा युद्ध है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है? मध्यकालीन भारत का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये टेस्ट नंबर 1 हो जाता है मध्यकालीन भारत से। इसी तरह के बाकी जो सब्जेक्ट है उनके भी टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। सारे क्वेश्चन इन टेस्टों में दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। फिलहाल बात की गई है क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध जो हुआ था तराइन का, इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, तो उसमें तो जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जब जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं, तो उस समय जो है मुस्लिम शक्ति की जो है स्थापना हो जाती है भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? 1192 की बात है जब तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, तो ये जीता गया है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। जीत लिया था आपका मध्य एशिया को। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोहम्मद गोरी का असली नाम क्या है? मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम क्या था? तो ये हो जाता है शिहाबुद्दीन, ठीक है। ये भी एक बार क्वेश्चन जो है बना है, शिहाबुद्दीन किसका नाम हो जाता है? तो ये मोहम्मद गोरी को कहा जाता है शिहाबुद्दीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा चंदावर से। चंदावर के युद्ध में जो 1194 में हो जाता है, राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाते हैं। चंदावर की जो वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है वो क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस की परीक्षा में, यूपीपीएससी की परीक्षा में 2021 में ही पूछा गया है, ठीक है। 2021 में पूछा गया है ये यूपीपीसीएस की परीक्षा में। तो वर्तमान स्थिति जो भौगोलिक स्थिति है वो पूछी गई है आपकी चंदावर के युद्ध की। तो ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर ये स्थित हो जाता है चंदावर, ठीक है। जैसे चंदावर और जैसे 94 दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हम आपको पहले ही बता चुके हैं चंदावर का जो युद्ध है किस किस के बीच में हो जाता है। तो ये हो जाता है जो जयचंद्र हो जाता है और शिहाबुद्दीन गोरी हो जाता है, यानी मोहम्मद गोरी हो जाता है, उन दोनों के बीच में हो जाता है चंदावर का युद्ध, और ये हो जाता है 1194 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी, वो कौन हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षा संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये की जाती है विग्रह राज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विग्रह राज जो है ये कौन हो जाते हैं? तो विग्रह राज हो जाते हैं जो चौहान वंश के, जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है, चौहान वंश के हो जाते हैं चतुर्थ, ठीक है। और ये जो विग्रह राज हैं ये एक प्रतापी राजा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये विग्रह राज चतुर्थ हो जाते हैं, एक राजा विग्रह राज चतुर्थ, ठीक है। ये शासक हो जाते हैं चतुर्थ नंबर के, और इन्होंने जो है हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच की सारी भूमि पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इन्होंने जो है हरिकेली नामक एक नाटक की रचना भी की थी। आपसे पूछा जाएगा जो हरिकेली नाटक है वो किन के द्वारा जो है रचना की गई है? हरिकेली, तो हरिकेली नाटक की जो रचना है ये की गई है आपकी विग्रह राज के द्वारा, ठीक है। इनका दूसरा नाम पूछा जाएगा विग्रह राज का, तो दूसरा नाम इनका हो जाता है आपका, जो विग्रह राज है इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है बीशल देव के नाम से,
ठीक है। बीसल देव आपने सुना होगा, विग्रह राजा आपने सुना होगा पहली बार। बीसल देव जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिया जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। ऐसे सिक्के होने चाहिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति हो। ये किसके द्वारा जो है ऐसा निर्णय लिया गया था, इसका यह आदेश था? तो ये आदेश हो जाता है मोहम्मद गोरी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर जो है हिंदी देवी, कौन सी देवी हो जाती है ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो वो देवी हो जाती है देवी लक्ष्मी, ठीक है। देवी लक्ष्मी की जो है आकृति अंकित होनी थी आपकी, जो सिक्के चलाए गए थे मोहम्मद गोरी के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो जाता है। और ये जो सिक्के थे ये दो भाषा में थे, द्विभाषी सिक्के इनको कहा जाता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाता है राजनीतिक एकता का अभाव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो राजनीतिक एकता है वो नहीं थी आपकी हिंदू शासकों में, इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वहाँ पर आके जो है उनका हिंदू शासकों का जो है पतन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है राजनीतिक एकता का जो है अभाव पाया जाता है आपका हिंदू शासकों में। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हो जाता है पृथ्वीराज चौहान के लिए, ठीक है। पृथ्वीराज के लिए जो है ये प्रयुक्त हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा जो पृथ्वीराज है ये गद्दी पर कब बैठा? तो गद्दी पर बैठ जाता है 1177 ईस्वी में, ठीक है। और 1191 में जो है आपका युद्ध हो जाता है तराइन का पहला, और 1192 में हो जाता है दूसरा युद्ध आपका, जो तराइन का हो जाता है दूसरा युद्ध, ठीक है। ये सारी जो डेट हैं, जो ईयर हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाएगा जहां उसने गोरी के अधीनस्थ के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया। और यह कथन किसका है? ये किसका कथन हो जाएगा? तो ये कथन कहा जाता है आपका हसन निजामी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। तराइन का जब हो जाता है पहला युद्ध तो मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है। इसके बाद तराइन का होता है दूसरा युद्ध तो मोहम्मद गोरी जो है वहाँ पर जीत जाता है, और इसमें जो है जितने मुस्लिम थे उनकी सबकी जीत हो जाती है। और हसन निजामी जी के अनुसार जो है जब पृथ्वीराज गोरी के साथ अजमेर गया था तो वहाँ पर उसने गोरी की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में एक छोटा सा जो है विद्रोह हो जाता है और उसमें जो है षड्यंत्र कर देता है ये पृथ्वीराज चौहान। उसमें जो है फिर इनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर जब ले जाया गया तो इन्होंने मोहम्मद गोरी की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी, ठीक है। बाद में एक षड्यंत्र रचा और उसमें जो है फिर इनकी जो मृत्यु दंड इनको दे दिया जाता है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का हो जाता है प्रथम मुस्लिम शासक। तो प्रथम मुस्लिम शासक हो जाता है दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका हो जाता है करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का शासक कब जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो ये बैठ जाता है 1206 ईस्वी में, ठीक है। 1206 ईस्वी में, और ये रहता है 1290 तक। इसके जो बीच में जो है दिल्ली पर गुलाम वंश के सुल्तानों का शासन रहा है, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम वंश का प्रथम शासक माना जाता है, ठीक है। और ये पहला तुर्क शासक या इसका फिर संस्थापक भी इसको कहा जाएगा। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है तो ये कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका मोहम्मद गोरी का जो है एक दास ये हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी का एक दास हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मरते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी अधीनता में रखा हुआ था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ये सारे अधिकार फिर दे देता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो ये दास हो जाता है मोहम्मद गोरी का, और जो कुतुबुद्दीन है ये आपका तुर्क शासक हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पहला तुर्क शासक कौन था? तो वो हो जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किसी इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है?
वास्तविक संस्थापक हो जाता है मुस्लिम राज्य का, वो कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका आरपी त्रिपाठी के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो ये माना है आरपी त्रिपाठी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ये आरपी त्रिपाठी कौन है? तो ये इतिहासकार हो जाते हैं। ठीक है, ये एक इतिहासकार हो जाते हैं और इन्होंने जो है इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर माना जाएगा तो वो हो जाता है आपका इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाता है यहाँ पर इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश जो है प्रथम इलबारी तुर्क शासक हो जाता है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। प्रथम इलबारी शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? प्रथम इलबारी शासक, तो हम आपको अभी बता रहे थे प्रथम जो हो जाता है ये हो जाता है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाता है और ये प्रथम इलबारी तुर्क हो जाता है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है जो गुलामों का गुलाम है वो कौन हो जाता है? तो गुलामों का जो गुलाम है वो कहा जाता है आपका इल्तुतमिश को ही। ठीक है, गुलामों का गुलाम ये आपका इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम? तो गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है, जो आपके मोहम्मद गोरी हो जाता है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी से इल्तुतमिश को खरीद लिया था। इस तरह से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, तो गुलामों का जो है गुलाम ये हो जाता है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन हो जाता है? तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो प्रथम सुल्तान है वो हो जाता है इल्तुतमिश। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाते हैं तो उस समय जो राजधानी थी वो कौन थी? तो राजधानी उस समय थी लाहौर में। ठीक है, और लाहौर से फिर आपकी जो राजधानी वो आ जाती है दिल्ली। तो दिल्ली जो राजधानी बनाई है वो बनाई है इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो पहला सुल्तान हो जाता है आपका इल्तुतमिश। इससे पहले जो राजधानी है वो हो जाती है लाहौर में। क्वेश्चन आ गया है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का जो गुलाम है ये कहा जाता है आपका इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी हो जाता है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो जाता है फिर इल्तुतमिश। ठीक है, तो तभी तो कहेंगे ये गुलाम है ये गुलाम है इसका, तो गुलामों का गुलाम ये हो जाता है आपका इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? जो चंगेज खां हो जाता है ये बहुत खतरनाक जो है आक्रमणकारी था, ये मंगोल आक्रमणकारी था और ये जिधर भी जाता था उधर जो है लाशों के ढेर जो है देखने को मिलते थे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, और इसने जो है उत्तर पश्चिमी की सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था आपको बताना है। तो उस समय जो काल चल रहा था उस समय चल रहा था इल्तुतमिश का काल। ठीक है, कब की बात है? तो ये बात हो जाती है 1221 ईस्वी की। चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर जब अधिकार कर लिया था 1221 ईस्वी में, तो ख्वारिज़म शाह के जो बड़े पुत्र थे जलालुद्दीन मंगवर्नी, उनका जो है इसने पीछा किया चंगेज खान ने। और जो जलालुद्दीन मंगवर्नी था ये मंगोलों से डर कर भाग जाता है, और भागने के बाद ये आ जाता है आपका भारत में। और भारत में जब सिंधु नदी के तट पर ये आता है तो ये पूछता है इल्तुतमिश से, और इल्तुतमिश से मांगता है सहायता। लेकिन इल्तुतमिश ने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया, चतुराई से काम लिया, और इन्होंने जो है इसको सहायता देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, और अगर इल्तुतमिश गलती से इसको जो है अपने आप पनाह दे देता तो उस समय जो है चंगेज़ खां जो है ये भारत पर आक्रमण कर सकता था, और उसका जो अंजाम है वो कुछ और देखने को मिलता। ठीक है, इस समय स्थिति यहाँ से पर बहुत बुरी हो सकती थी आज की तारीख में। तो इसलिए जो है वो भारत उसके आने से संभावित जो लूटपाट है और जो उत्पाद उन्होंने मचाया था उससे जो है भारत बच जाता है उनकी चतुराई से। यानी इल्तुतमिश के कारण जो है चंगेज़ खां
जो था ये आपका वापस चला जाता है सिंधु नदी के तट से ही। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। जो निजामुद्दीन जुनैदी हो जाता है ये वजीर था, तो ये वजीर हो जाता है आपका इल्तुतमिश का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था और एक योग्य प्रशासक भी इसको कहा जाता था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो जो जुनैदी है उसका पुत्र था फिरोज, उसको जो है वजीर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन रजिया जो है शासक, रजिया को जो है फिर शासक बना दिया जाता है। तो जुनैदी जो है वो फिर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। ठीक ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री हो जाती है, जुनैदी है ये फिर जो है वहाँ पर षड्यंत्र रचता है रजिया को गद्दी से हटाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारी जो हैं ये बातें हैं, तो ये तो चलती रहेंगी। और निजामुद्दीन जो जुनैदी था ये वजीर हो जाता है आपका इल्तुतमिश का। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी दी गई थी। जो रावत अर्ज है उसकी पदवी दी गई थी, वो किसको दी गई थी सल्तनत काल में? तो ये पदवी दी जाती है इमादुल मुल्क को। इमादुल मुल्क हो जाते हैं जिनको रावत अर्ज की पदवी दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। और जो आपका इमादुल मुल्क हो जाता है ये कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है एक दास हो जाता है, और अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर ये जो है मुमालिक के पद पर बलवन ने इसको नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो कौन हो जाता है ये? तो ये हो जाता है एक दास इल्तुतमिश का। ठीक है, ये इमादुल मुल्क इसका नाम हो जाता है और इसको रावत अर्ज की पदवी दी जाती है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा था? तो यह कथन किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो ये कथन भी जुड़ा हुआ है इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं आपकी परीक्षाओं में, और जो शासक हैं उनसे इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इल्तुतमिश से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये कथन आपको यहाँ दिया गया है, ये इल्तुतमिश का कथन हो जाता है। ठीक है, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया था? खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया था वो कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है सुल्तान इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? काला वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र या फिर हरा वस्त्र? तो इनको पहनना पड़ता था, एक लाल वस्त्र होता था वो पहनना पड़ता था जो न्याय चाहने वाले व्यक्ति थे। इनके बारे में एक चीज़ कही जाती है, जो न्याय व्यवस्था में सुल्तान जो यहाँ पर सर्वोपरि माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था के बारे में जो इब्न बतूता है वो कुछ लिखता है। वो क्या लिखेगा? तो वो लिखता है कि सुल्तान के महल में के जो सम्मुख दो संगमरमर के दो शेर बनाए गए थे। जो आपका दरबार हो जाता है, ये महल का गेट हो जाता है यहाँ पर, तो महल के गेट पर जो है दो शेर बनाए गए थे यहाँ पर संगमरमर के। और इनको जो है इनके गले में जो है घंटियाँ बांधी गई थी दोनों शेरों के। जिसको भी न्याय चाहिए होता था, जिसके साथ कोई गलत घटना घटी है, वो जो है पीड़ित होते थे, वो उन घंटियों को जाकर बजाते थे, तो उनकी जो फरियाद जो है वो तुरंत सुनी जाती थी। ठीक है, उनको तुरंत जो है न्याय भी दिलाया जाता था। इसलिए जो है इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के उसमें जो न्याय है वो सर्वोपरि था। ठीक है, न्याय के मामले में इल्तुतमिश जो है वो सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर याद रखेंगे। और लाल वस्त्र जो है उनको पहनना पड़ता था वहाँ पर जाने के लिए। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया था, वो कौन हो जाता है? तो यहाँ भी देखा जाएगा आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। ये भी तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे वो इल्तुतमिश हो जाता है। और इसने जो है दो सिक्के चलाए थे जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। एक तो चांदी का जो इन्होंने चलाया था, चांदी का जो सिक्का था उसको कहा जाता है टंका। ठीक है, और एक चलाया था इन्होंने तांबे का। तांबे का जो सिक्का था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था जीतल।
ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखने, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और जो टंका है उसका वजन आपसे पूछा जाता है, एक परीक्षा में पूछा गया था टंके का वजन, तो 175 ग्राम का हो जाता है आपका टंका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है यूपी पीएससी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये माना जाएगा। आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। सल्तनत के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछ सकता है, क्वेश्चन का आंसर वही रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। ठीक है, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है टंका और जीतल चला गया था इल्तुतमिश के द्वारा, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी हो जाता है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान के 2 प्रमुख सिक्के चलाए थे टंका और जीतल, इसका जो प्रचलन है वो किया गया था सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा है वो भारत में किस सुल्तान ने शुरू की थी? सिक्के तो बनते थे लेकिन सिक्कों पर जो है पहले टकसाल का नाम अंकित नहीं होता था। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के आपके छपते हैं, जहाँ पर सिक्के आपके बनते हैं, उसको जो है टकसाल कहा जाता है। और टकसाल का नाम अंकित करना शुरू कर दिया था, यानी सिक्के को देखकर ही पता चल जाएगा कि वो जो है कहाँ पर जो है बनकर आया है, कहाँ से वो छप कर आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें शुरू की गई थी आपकी इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी थी वो कौन हो जाता है? तो दोआब की आर्थिक समझने वाला हो जाता है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रथम सुल्तान हो जाता है जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी थी। दोआब का मतलब है जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है वो होता है आपका दोआब, और दोआब हो जाता है जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र था। तो दिल्ली सल्तनत काल का जो सर्वप्रथम सुल्तान है जो इल्तुतमिश है, उसने दोआब के महत्व को समझा था और उसने आर्थिक रूप से जो संपन्न है दोआब का प्रदेश, उस पर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण हेतु 2000 तुर्क सैनिक भी नियुक्त कर दिए थे। ठीक है, एक गंगा हो जाती है, एक आपकी यमुना हो जाती है, इनके जो बीच का क्षेत्र है इसमें जो है आर्थिक और प्रशासनिक जो आपका नियंत्रण उसको करने के लिए इसने जो है 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त कर दिए थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसकी देखरेख के लिए, इनसे लगान वसूलने के लिए और बहुत सारे जो है काम वहाँ पर करने थे उनके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की जाती है किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। इक्ता व्यवस्था शुरू की जाती है, ये भी शुरू की जाती है आपकी इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, भारत में इक्ता व्यवस्था की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई है। और भूमि का जो इक्ता व्यवस्था है वो क्या होता था? तो वो हो जाता जो भूमि का एक विशेष खंड होता था और सैनिक अधिकारियों के बीच जो है नगद वेतन के बदले उसको बांट दिया जाता था। यानी कि एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, तो इनको बांट दिया जाता था। जो 2 सैनिक हैं इनको कह दिया जाता था कि यहाँ से जो लघुवान वसूलोगे वो आपका, और यहाँ पर जो लघुवान वसूलोगे वो जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है विशेष खंड होते थे जो सैनिक अधिकारियों के बीच, इनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, इनको जो है कह दिया जाता था उस भूखंड का जो मालिक होते थे बस वे केवल उसका लगानी उपयोग कर सकते थे। ठीक है, और इसको जो है विक्ता जो है कहा जाता था। इक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मुफ्ती, अमीर और मलिक भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो आपके इक्ता प्राप्त करते थे उनको, जो अधिकारी होते थे उनको मुफ्ती कहा जाएगा, अमीर कहा जाएगा और मलिक भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली है। वो जो है उपयोग कर सकते थे केवल लगान का। इक्ता का अर्थ भूभाग था जो, इक्ता का अर्थ क्या है? इंडिविजुअल करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इक्ता क्या हो जाता है? तो इक्ता हो जाता है सैन्य सेवा के बदले में दिया जाता था। सैन्य सेवा जो की जाती थी उसके बदले उनको वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो वेतन तो उनको नहीं मिलेगा, वेतन के बदले जो आपके जिस भूमि की देखरेख करवाएंगे उससे जो है वहाँ जो लगन वसूला जाएगा वो जो है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेवा, सैन्य सेवा के बदले में दिया जाता था इक्ता।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है जो दिल्ली सल्तनत के बारे में। सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। जो सुल्तानगढ़ी है उसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जो आपका सुल्तानगढ़ी है, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, तो वो मकबरे का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया था। क्यों कराया था? इल्तुतमिश ने अपना जो बड़ा पुत्र था, जो ज्येष्ठ पुत्र था, वो नासिरुद्दीन महमूद, उसकी याद में बनवाया गया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है। और दिल्ली में यह स्थित तुर्कों द्वारा पहला निर्मित मकबरा था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने बड़े पुत्र की याद में, जिनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। और तुर्क सुल्तानों द्वारा जो भारत में निर्मित था, ये पहला मकबरा हो जाता है। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2021 में। निम्नलिखित में किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था? आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। टोटल 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं। ये टेस्ट हो जाता है हमारा आपका 50 क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपने देख लिया कि इस तरह का लेवल है क्वेश्चनों का। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था? तुर्कान चहलगानी का जो गठन है ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। और ये जो तुर्कान चहलगामी था, ये इसको जो है चालीसा या फिर 40 अमीरों का समूह भी कहा जाता था। जो विरोधी सरदार होते थे उनको नियंत्रित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने जो वफादार गुलाम थे, जो एक अमीरों जो सरदार थे, उनका एक दल का गठन किया था, जिसको तुर्कान चहलगानी कहा जाता था, या फिर उनको कहा जाता था चालीसा। चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह। ठीक है। और जिसका जो अंत है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है। जो आपका तुर्कान चहलगामी था, इसका अंत किसके द्वारा किया जाता है? तो बलबन के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।